हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स को बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है उसकी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। DEACC 506 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टेटमेंट्स एंड एनालिसिस। एक बार मैं जून 2024 का जो एग्ज़ाम आया था इसका उसी ओवरव्यू कर दूं, आपके साथ जो है वो इसका पैटर्न डिस्कस कर दूं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम जो है इन नटशल में इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे। सबसे पहले पार्ट ए में आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो हर क्वेश्चन है उसके 2 मार्क्स हैं। 20 मार्क्स का जो है 10 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद पार्ट बी आएगा। पार्ट बी में आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन में से आपने कोई 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 60 मार्क्स के। चाहे आपका पेपर 80 मार्क्स का है लेकिन आपके जो मार्क्स हैं वो 70 में से ही लगेंगे। उसको जो है प्रपोर्शनली रिड्यूस कर दिया जाएगा 70 में से। तो ये स्टूडेंट्स था थोड़ा सा पेपर का ओवरव्यू। अब मैं सिलेबस पे आता हूँ। इन लोगों ने जो सिलेबस है वो 14 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। 1 बाई 1 हम जो है सारे यूनिट्स की ब्रीफ में वीडियो बनाएंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में रिवीजन के लिए आसान रहे। तो सबसे पहले जो है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूनिट 1। यूनिट 1 मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है। मैं 1 बाई 1 इसको आपके साथ डिस्कस करता जाऊँगा। तो सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में अकाउंटिंग की डेफिनेशन आती है। अकाउंटिंग जो वर्ड है वो अकाउंटेबिलिटी से लिया गया है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, मतलब जो बुक्स हमें बिजनेस के बारे में बताएं कि इस बिजनेस के कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, क्या प्रॉफिट में जा रहा है बिजनेस या लॉस में जा रहा है, उसको हम अकाउंटिंग का नाम देते हैं। और अकाउंटिंग के जो फंक्शंस हैं, पहला है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब है कि हम जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती जाती हैं हम बुक्स में रिकॉर्ड करते जाते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ए को आज माल बेचा तो मैं सेल डाल दूंगा। आधे घंटे बाद मैंने माल परचेज किया तो मैं परचेज में डाल दूंगा। उसके बाद मैंने 10 मिनट बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया तो मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लूँगा। इस तरीके से जो है हम लोग जो ट्रांजैक्शंस है 1 बाई 1 रिकॉर्ड करते रहते हैं। उसके बाद है क्लासीफाइंग। अब उन जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें हम क्लासीफाई करते हैं अलग अलग हेड के अंडर। जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस साल में 10 बार रिकॉर्ड किए तो मैं उसे एक हेड के अंडर डाल दूंगा। मान लो मैंने सेल्स की एंट्री 10 बार है तो मैं एक हेड के अंडर डाल दूंगा, उसे मैं क्लासीफाइंग का नाम देता हूं। हम क्लासीफाई जिसे हम लेजर का नाम भी देते हैं जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब है कि जो हेड हमने अलग अलग बनाए हैं उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में जो है कन्वर्ट करना, उसे हम समराइजिंग का नाम देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टैक्स पर्पस के लिए और बाहर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग का मतलब है कि स्टेटमेंट्स बनाने के बाद जो मैनेजमेंट है इंपॉर्टेंट डिसीजन उन स्टेटमेंट्स से इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करती है ताकि फ्यूचर में बेटर से बेटर डिसीजन लिए जाएं। उसके बाद है कम्युनिकेशन। जब उन स्टेटमेंट्स को हमारे स्टेक होल्डर का मतलब है हमारे इन्वेस्टर्स को जो है बाहर शो की जाती है, कम्युनिकेट की जाती है, उसे कम्युनिकेटिंग का नाम देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स कंसेप्ट आता है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। मेनली अकाउंटिंग की तीन ही ब्रांचेज हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए बनाई जाती हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बोला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इनका मेन पर्पस एक्सटर्नल यूजर्स या टैक्स पर्पस के लिए होता है। उसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट अपने डिसीजन के लिए, अपनी फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए जो स्टेटमेंट्स बनाती है उसको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नाम देते हैं। उसके बाद है कॉस्ट अकाउंटिंग। आप लोगों को पता ही है कि आज के कंपटीशन के युग में अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो हमें कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, और कॉस्ट कम करने के लिए जो टेक्निक्स जो अकाउंटिंग की जाती है, जो कॉस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है, उसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग का नाम देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, हमारी बैलेंस शीट जो है उसको एक इक्वेशन का नाम बनाया गया, उसको एक इक्वेशन की शेप में दिया जाता है, उसे हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट बोलते, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। हमें पता है कि बैलेंस शीट की जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो लायबिलिटी साइड होती है और राइट हैंड साइड एसेट साइड होती है, और लायबिलिटी साइड पे हमारे पास इक्विटी, प्रॉफिट और अदर लायबिलिटीज होती हैं। एसेट साइड हमारे टोटल एसेट्स होते हैं। तो दोनों तरफ की फिगर्स को हम जो है लिखते हैं, उसे इक्वेशन का नाम दे दिया जाता है। और इक्वेशन आपने याद रखनी है, पेपर में डेफिनेटली 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। तो आपको याद रखना है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, लेकिन अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो तो माइनस लॉस कर देते हैं। तो एक तरह की ये बैलेंस शीट ही है। नीचे इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो हमने जो है एग्जाम में उसे सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे पास है रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट 3 तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब मैं इसे डिटेल में बताता हूँ। पर्सनल अकाउंट जैसा कि पर्सन्स के नाम, बैंक्स के नाम और कंपनीज के नाम, उसे हम पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। उसके बाद है रियल अकाउंट, वो चीज़ें जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे हम रियल में लेते हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, कैश अकाउंट, फर्नीचर एंड फिटिंग। उसके बाद है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं, जो एक्सपेंडिचर और इनकम्स होती हैं। एक क्वेश्चन हमारे माइंड में यहाँ पे आता है कि रियल और नॉमिनल में फ़र्क क्या है, मतलब रियल और एक्सपेंडिचर में फ़र्क क्या है। स्टूडेंट, जब हमें पैसा देने के बदले कोई फिजिकली चीज़ ना मिले तो उसे हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और अगर हमें फिजिकली कुछ मिलता है तो उसे रियल में लिया जाता है। मैं आपको इस कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल के माध्यम के रूप में समझाता हूँ। मान लो मैंने 50,000 रुपये का एक कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर अकाउंट जो है वो मेरा एक्सपेंडिचर नहीं है, एक्सपेंसेस में नहीं आएगा, वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे फिजिकली मैं कंप्यूटर को चेक कर सकता हूं। मैंने 50,000 रुपये दे के कंप्यूटर लिया, तो जो कंप्यूटर है वो एक्सपेंडिचर में नहीं है, क्योंकि मैं कंप्यूटर को देख सकता हूं, टच कर सकता हूं, वो रियल अकाउंट में आएगा, उसे एसेट माना जाएगा। अब मान लो मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया 50,000, तो स्टूडेंट वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो हैं वो मैं किसी को दिखा नहीं सकता रियल में। जब हमें पैसा देने के बदले फिजिकली कुछ देखने को ना मिले तो उस चीज़ को हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, और वो नॉमिनल अकाउंट में आता है। एक्सपेंडिचर और इनकम्स को हम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं, और जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उसे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो यही फ़र्क है। अब आगे रूल मैं समझा दूं, क्योंकि जो अकाउंटिंग है वो कॉम्बिनेशन है डेबिट एंड क्रेडिट्स का। तो जो पर्सनल अकाउंट का रूल है कि रिसीवर को हम डेबिट करेंगे और गिवर को हम जो है वो क्रेडिट करते हैं। उसी तरीके से रियल का रूल है कि डेबिट वर्ड कम्स इन, अगर कोई चीज़ आती है तो उसे डेबिट करेंगे, अगर कोई चीज़ जा रही है तो उसे क्रेडिट करेंगे। इस तरीके से जो नॉमिनल का रूल है, जितने भी एक हमारे एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं उसे हम डेबिट करेंगे, और जो भी इनकम्स हैं उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन रेज होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, कि हमारा अकाउंट बनाने का मेन पर्पस क्या है। आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हो कि हम एरर डिटेक्ट करने के लिए अकाउंट्स बनाते हैं, हम फ्रॉड्स फाइंड करने के लिए जो है अकाउंट्स बनाते हैं, हम लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए इनकम टैक्स पर्पस के उसके लिए अकाउंट्स बनाते हैं, हम अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग करने के लिए अकाउंट्स बनाते हैं, या हम अपने इन्वेस्टर्स के लिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, उनको जो स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं उनके लिए जो है अकाउंट्स बनाते हैं।
पर्पस आप जितने मर्जी लिख सकते हो। उसके बाद एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस ये जो सभी मैंने ऑब्जेक्ट्स बोले हैं आप उसको एडवांटेजेस भी वही लिख सकते हो कि बजट में हेल्प करते हैं। अगर हमने कोई लोन लेना है बैंक से सपोज, तो वो बैलेंस शीट मांगता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी देखता है, तो उसके लिए है ट्रांसपेरेंसी कि जो भी है हमारा सही है। जो मार्केट में हम जो भी बिजनेस में आके तो कोई देख नहीं सकता इन्वेस्टर, तो वो बैलेंस शीट के माध्यम से ही बिजनेस की कंडीशन को देखता है, तो इन्वेस्टर्स के लिए भी इसे हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस का मतलब है ड्रॉबैक्स, कि अकाउंटिंग में क्या चीज़ हमें लगता है कि सही नहीं है या क्या लिमिटेशन है। नंबर 1 है एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स। अकाउंटिंग में हम कुछ चीज़ें जो है एस्टिमेट बेस पे भी डालते हैं, जैसा कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन हमारे फिक्स एसेट की वैल्यू रिडक्शन होती है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई लैपटॉप लिया 50,000 रुपये का और मुझे लगता है कि वो 5 साल चलेगा, तो इसका मतलब मैं 50,000 ओवर 5 मतलब मैं 10,000 रुपये हर साल उसकी वैल्यू कम करता जाऊंगा, और जो वैल्यू मैंने कम की है उसे मैं डेप्रिसिएशन का नाम देता हूं। लेकिन स्टूडेंट्स अब मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 5 साल चलेगा, हो सकता है कोई दूसरा पर्सन हो उसे लगे भी वो 10 साल चलेगा तो वो 5,000 लगा लेगा। इस तरीके से जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो एस्टिमेट बेस पे भी अकाउंटिंग में लगाई जाती हैं। ये एक मेजर लिमिटेशन और ड्रॉबैक है अकाउंटिंग की। उसके बाद जो सेकंड है कि जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेसिस पे किया जाता है, उसे मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाया जाता। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज से 5 साल पहले कोई चीज़ 10,000 की खरीदी, उसकी वैल्यू आज भी मेरी बैलेंस शीट में 10,000 ही डलेगी, चाहे उसकी मार्केट वैल्यू 10,000 की जगह 10 लाख या 20 लाख ही क्यों ना हो जाए। ये भी एक बड़ी ड्रॉबैक है अकाउंटिंग में। ये अकाउंटिंग में जो फिगर्स हैं वो पुरानी वैल्यू पे ही शो की जाती हैं। उसके बाद है लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप मतलब अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ जो ट्रांजैक्शन फाइनेंस में कन्वर्ट की जा सकती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही इंक्लूड किया जाता है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड नहीं किया जाता। ये भी एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूं, अकाउंटिंग कंसेप्ट। स्टूडेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब है जो बेसिक अजम्पशंस और रूल्स हैं अकाउंटिंग के, जो कॉमन रूल्स हैं अकाउंटिंग के। जब हम अकाउंट्स बुक्स लिखते हैं तो हम जो है कॉमन रूल्स को फॉलो करते हैं, उसे हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का नाम देते हैं। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट में सबसे पहले कंसेप्ट आता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब है कि जब भी हम अकाउंट बुक्स अपनी प्रिपेयर करते हैं तो हम स्टूडेंट्स अपने आप बिजनेस ओनर और बिजनेस दोनों को अलग करके चलते हैं। बिजनेस एंटिटी और सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट का मतलब है कि जब भी आपने ट्रांजैक्शन लिखनी है अकाउंटिंग की तो आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसे नहीं लिखा जाता। उसके बाद जो सेकंड कंसेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब है कि हम कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन ये सोच के नहीं करते कि हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। हम लोग जो है कभी भी कोई ट्रांजैक्शन इस तरीके से नहीं करते। एग्जाम्पल के रूप में फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल दी थी डेप्रिसिएशन की, कि मान लो मैंने कोई लैपटॉप खरीदा और 50,000 रुपये का, और मुझे लगता है कि उसकी लाइफ जो है जो 5 साल है तो मैं 10,000 डेप्रिसिएशन डालूंगा। लेकिन मैं ये नहीं सोचूंगा कि 5 साल मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, या अगर मुझे लगता है कि बिजनेस 2 साल चलेगा फिर तो मैं 25,000 डालूंगा। नहीं, मैं कभी भी कोई ट्रांजैक्शन जो है अकाउंटिंग में ये सोच के नहीं करता कि मेरा बिजनेस जो है वो कल खत्म हो जाएगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेस पे जो बिजनेस है वो चलाया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है
कि जो ट्रांजैक्शंस मनी में मेजर की जाती हैं अकाउंटिंग में हम सिर्फ वही शो करते हैं, और जो ट्रांजैक्शन मनी में नहीं मेजर की जा सकती उसे हम अकाउंटिंग में नहीं दिखाते। उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट है कॉस्ट कंसेप्ट है। कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब है कि अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन है वो परचेज प्राइस पे ही दिखाई जाती है, जैसा कि मैंने पहले बोला उसे मार्केट प्राइस पे नहीं शो किया जाता। उसके बाद है ड्यूल कंसेप्ट। ड्यूल कंसेप्ट का मतलब है कि जितनी भी कोई ट्रांजैक्शन जितनी अमाउंट की डेबिट होगी उतनी ही अमाउंट की उसे क्रेडिट की जाएगी। हमारी जो अकाउंटिंग है वो ड्यूल एस्पेक्ट पे चलती है, जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना क्रेडिट भी होगा, और जितना अमाउंट क्रेडिट होगा उतना अमाउंट डेबिट भी किया जाएगा। तो इसे हम ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहते हैं। उसके बाद है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट का मतलब है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कैश बेसिस पे नहीं होती। अगर कोई इवेंट अकर होती है, जिस साल में वो अकर हुई है उसी साल में उसे काउंट किया जाएगा, वो आगे या पीछे काउंट नहीं की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, सपोज मैंने फरवरी और मार्च की जो है सैलरी अप्रैल में दी, चाहे मैंने वो सैलरी अप्रैल में दी है अपने एम्प्लॉइज को, लेकिन वो काउंट फरवरी और मार्च में ही होगी, क्योंकि वो अकर जो है सैलरी एक्सपेंडिचर वो उसी ईयर में हुआ है। तो इसे हम बोलते हैं एक्रूअल कंसेप्ट, मतलब काउंटिंग ट्रांजैक्शन पेड बेसिस पे नहीं अकरेंस बेसिस पे होती हैं। उसके बाद है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट ये बोलता है कि हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को मैच करते हैं। अगर रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से तो ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट में आएंगी, और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू से तो जो है लॉस दिखाई देगी। उसके बाद है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है कि अकाउंट्स को हम एक स्पेसिफिक पीरियड में लिखते हैं, जैसा कि हम अकाउंटिंग बुक्स अपनी 1 अप्रैल से 31 मार्च को तक बनाते हैं, तो इसे हम अकाउंटिंग पीरियड का नाम देते हैं। उसके बाद है रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट का मतलब है कि रेवेन्यू इज रीऑर्गेनाइज्ड व्हेन अर्न्ड और नॉट। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल इज रिकॉर्डेड व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड। ओके, रियलाइजेशन कंसेप्ट वही है कि जब इनकम अराइज हो गई तभी हम रिकॉर्ड कर लेंगे, उसका जो लिंक है वो कैश से नहीं है। उसके बाद है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट का मतलब है कि हम लोग जो है अगर एंटीसिपेटेड लॉसेज हैं तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अगर एंटीसिपेटेड इनकम है तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते। इसका मेन और सीधा लिंक है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि कभी कभी जो कंपनीज हैं वो जानबूझकर भी एंटीसिपेटेड इनकम्स अपनी जो है स्टेटमेंट्स में डाल देती हैं, जिसके कारण ह्यूज प्रॉफिट्स के कारण जो है उन्हें प्रॉब्लम्स आती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट चल रहा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस का। कन्वेंशंस क्या है? जो प्रैक्टिसेस हैं, जो पुरानी गाइडलाइंस चलती आ रही हैं, उसे हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स बोलते हैं और सब कन्वेंशन और कन्वेंशंस में सबसे पहला है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो मेथड हम एक बार अडॉप्ट कर लेते हैं उसे कंटिन्यूड रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डेप्रिसिएशन के लिए कोई एक पर्टिकुलर मेथड अडॉप्ट कर लिया तो वो कंटिन्यूड नेक्स्ट ईयर्स में भी वही लगाया जाएगा। उसके बाद है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि हम ओवर इनकम को शो नहीं करते, बट अगर हमें एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है, हमारा कोई पोटेंशियल लॉस हमें लग रही है तो उसे शो किया जाता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ कोई धोखा ना हो जाए। उसके बाद है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी है उसे ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी, कहने को तो वो जैसा कि हमने पहले बताया रियल हम उसे देख सकते हैं, लेकिन हम उसे एक्सपेंडिचर में शो करते हैं क्योंकि हमें पता है
कि वो हमारा एसेट नहीं है, इसलिए मटेरियल चीज़ों को ही जो है उसमें ऐड किया जाता है। फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कि फाइनेंशियल डिस्क्लोज में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम ऑल मटेरियल जो है सारी इंफॉर्मेशन को जो है शो करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट गोइंग कंसर्न हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, एक्रूवल बेसिस भी देख लिया, हिस्टोरिकल बेस पे हम जो है स्टेटमेंट्स को ऐड करते हैं, जो करंट वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू है, उस पर ट्रांजेक्शन्स को शो नहीं किया जाता। उसके बाद इनकी इम्पोर्टेंस क्या है वो क्लियर है, हम अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं कि ताकि कंसिस्टेंसी रहे, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकें, क्योंकि एक ही मेथड पे जो है काम होगा सभी फर्म्स का, रिलायबिलिटी को मेंटेन किया जा सके, बेस्ट डिसीजन मेकिंग ली जा सके। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ वर्ड्स हैं जो शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले है जर्नल वो बुक है जैसा कि मैंने पहले बताया था कि काउंटिंग का फर्स्ट स्टेप रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्ड हम जिस बुक में करते हैं, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आती रहती है तो उस बुक को हम जर्नल का नाम देते हैं। डेप्रिसिएशन जो रिडक्शन इन द एसेट है ओवर द टाइम, यह भी मैं कंसेप्ट आपको क्लियर कर चुका हूँ। कैपिटल है पूंजी, जो एक ओनर अपने बिजनेस में लगाता है उसे कैपिटल का नाम देते हैं। ड्राइंग्स का मतलब है जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसको ड्राइंग्स का नाम देते हैं। अक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब है कि वो एक्सपेंसेस जो अभी हमने पे करने हैं, पे नहीं किए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको सैलरी का एग्जांपल दिया था कि फरवरी और मार्च की सैलरी मैंने अप्रैल में पे की, तो फरवरी और मार्च का जो एक्सपेंडिचर है वो पेबल में आएगा। आगे है प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं जो मैंने पहले ही पे कर दिए। फॉर एग्जांपल मैंने अपने इंश्योरेंस जो है, जो मैंने कोई किस्त सपोज हर महीने पे करनी थी 1000 रुपये की, मैंने 12,000 रुपये पहले ही पे कर दिए, तो उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस की कैटेगरी में लेंगे और उसे हम बैलेंस शीट की एसेट साइड पे शो करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है आगे IFRS क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये ग्लोबल रूल्स हैं। मेनली इन रूल्स का मेन पर्पस ये है कि जितने भी ग्लोबल में कंट्रीज हैं वो सभी एक स्टैंडर्ड, एक अकाउंटिंग पे ही काम करें, ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनीज को या इन्वेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका मेन पर्पस क्या है? अभी मैं इसके की पॉइंट डिस्कस करता हूँ। ग्लोबल स्टैंडर्ड कई कंट्रीज में इसे यूज़ किया जाता है, और सेकंड इसका जो बेनिफिट है, जैसा कि पहले हमने लिमिटेशन बोली थी अकाउंटिंग में कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड्स बोलते हैं कि एसेट या लायबिलिटीज़ को मार्केट वैल्यू पे शो करना चाहिए। थर्ड नंबर पे ट्रांसपेरेंसी शो करता है, और फोर्थ नंबर पे इन्वेस्टर जो है वो इसे इस तरीके से रिलायबल मानता है और अलग अलग जगह पे वो काम भी कर सकता है। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है, ग्लोबल बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, इन्वेस्टर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, IFRS कंपैरिजन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, लीगल रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, मर्जर और एक्विजिशंस। उसके बाद स्टूडेंट्स ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी में जो है इसका यूज़ किया जाता है। जो चेंजेस हैं, अडेप्ट न्यू बिजनेसेस करते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मेन चीज़ें जो हैं स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं। नंबर 1 एसेट्स में हमारे पास करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स का मतलब है जिन्हें हम विद इन ए ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम करंट एसेट्स का नाम लेते हैं। और लॉन्ग टर्म एसेट जिसे हम 1 ईयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लायबिलिटीज़ जो विद इन ईयर हमने पे करनी होती है उसे लायबिलिटीज़ बोलते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज़ जिसे हम 1 साल के बाद पे करनी है। इक्विटी का मतलब है ओनर्स कैपिटल, या जो प्रॉफिट्स कमाए हैं या उसमें से कोई रिजर्व रखा है। रेवेन्यू जैसे कि हमें सेल से इनकम आती है, सर्विस से या बिजनेस एक्टिविटी से। एक्सपेंडिचर जैसे सैलरी और रेंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सिलेबस में है डिफरेंस बिटवीन IFRS एंड गैप। IFRS मैंने पहले ही बता दिया है, रूल्स और स्टैंडर्ड, उसे IFRS का नाम देते हैं। जो IFRS है वो प्रिंसिपल बेस्ड है, गैप रिजल्ट है।
और IFS IASB ने डेवलप किया है और गैप को FASB ने डेवलप किया है। IFRS जो है ग्लोबल इन्वेस्टर को कैटर करता है, जबकि गैप सिर्फ और सिर्फ US स्टेक होल्डर्स को ही कैटर करता है, फोकसिस करता है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आप लोगों की रिवीजन जो है फर्स्ट यूनिट की अच्छी होगी। तो थैंक यू। और आगे से LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी डिस्टेंस या ऑनलाइन में एडमिशन के लिए हमेशा याद रखें GD इन्फोटेक को। थैंक यू।